हेलो प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेशता क्षेत्र। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। पहले लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ा था? स्थिर विद्युत की परिभाषा, आवेश की उत्पत्ति और एस आपके जो आवेश है उसके जितने भी मात्रक है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, उन सबको हमने डिस्कस किया था। उनके बीच क्या संबंध थे उनको भी हमने डेराइव किया था। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। ठीक है बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। तो बेटा सबसे पहले अपन जो मोटे मोटे गुणधर्म उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर जितने भी छोटे गुणधर्म उन सबको हम डिस्कस करने वाले 10-12 जितने भी गुणधर्म है। तो पहला जो गुणधर्म है बेटा वो अपन पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। पहला गुणधर्म क्या है बेटा? आवेशों की योज्यता। दूसरा गुणधर्म हम क्या देखेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। तीसरे नंबर पर अपन देखेंगे आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। पर तीसरे चौथे नंबर देखेंगे अपन आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता। उसके बाद और भी जितने भी गुणधर्म है कि अदिश राशि है, सदिश राशि है, वो सारी, लेकिन जो बुक में हमारे चार मेन गुणधर्म उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आवेश की योज्यता, दूसरे नंबर पे है आवेश का क्वांटीकरण, तीसरे नंबर पे है आवेश का संरक्षण और चौथे नंबर पर है आवेश की निश्चलता। ठीक है बेटा, तो अपन पहला टॉपिक, पहला जो गुणधर्म उसको स्टार्ट करते हैं कि आवेशों की योज्यता क्या है। योज्यता का मतलब जोड़ना, कि हम आवेशों को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो मैं पहला ले लेता हूँ आवेशों की योज्यता। पहला गुणधर्म आवेशों की योज्यता। देखो बेटा, आवेश की योज्यता कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि आवेश क्या है? अदिश राशि है। इस चीज को अपन को ध्यान रखना भी है। गुणधर्म में लिखवा दूंगा मैं, आवेश एक अदिश राशि है। और जब भी अदिशों को जोड़ा जाता है तो दिशा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसका मतलब सिंपल सा उनका बीजगणित योगफल करना है, अदिश योगफल करना है। तो इसका मतलब यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित है तो उस निकाय का जो कुल आवेश है, यदि किसी निकाय, यदि किसी यदि किसी निकाय में अनेक बिंदु आवेश, अनेक बिंदु आवेश उपस्थित है, अनेक बिंदु आवेश उपस्थित है, तो उस निकाय, तो उस निकाय का कुल आवेश या उस निकाय पर कुल आवेश अलग अलग आवेशों के, अलग अलग बिंदु आवेशों के बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय, बेटा ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी हमारे पास में अलग अलग आवेश हैं उन सबका हमें क्या करना है? बीजगणितीय योगफल। अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब सर कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास में एक निकाय है, ये मैंने एक निकाय बना लिया। यहाँ पे मैंने बोल दिया Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, एक बिंदु आवेश। दूसरा मैंने आवेश बोल दिया बेटा कितना? माइनस का 5 माइक्रोकुलम। Q3 इक्वल टू बेटा मैंने बोल दिया 7 माइक्रोकुलम। इस तरह से बहुत सारे आवेश है। इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, निकाय का कुल आवेश, बेटा निकाय का कुल आवेश क्या देगा? निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश क्या बनेगा बेटा? समेशन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर और भी बहुत सारे हैं तो हमारे पास कहां तक पहुंच जाएगा? Qn तक। लेकिन हमारे पास में ओनली कितने आवेश है? 3 आवेश है। समेशन Q इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, सेकंड कितना है? -5 माइक्रोकुलम, थर्ड कितना है बेटा? प्लस का 7 माइक्रोकुलम। जैसा बीजगणित योगफल करते वैसे करना है। 2 और 7 आपके बेटा कितना हो गया? 9 माइक्रोकुलम, और ये कितना हो गया? -5 माइक्रोकुलम।
तो आपके पास में निकाय का टोटल आवेश कितना हो गया, 4 माइक्रोकूलम। बस यही है आवेशों की योज्यता, कि किसी भी निकाय पर उपस्थित जो कुल आवेश है अलग अलग बिंदु आवेशों के बीजगणित योगफल के बराबर होता है। कोई दिशा नहीं, कुछ नहीं, सीधा अदिश योगफल करना है, जैसे अपन बीजगणित में जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, पहला गुणधर्म हो गया अच्छे से। अब अपन बात करते हैं दूसरे गुणधर्म की। सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है आवेश का क्वांटीकरण। चलो बेटा दूसरे गुणधर्म की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट लेना, राइट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लेना, लिख लेना। ठीक है, दूसरे अपन उसकी तरफ चलते हैं, गुणधर्म की तरफ। बेटा जो दूसरा गुणधर्म है वो हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा गुणधर्म क्या है हमारा, आवेशों का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ये हमारा दूसरा गुणधर्म होगा। देखो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है। सबसे पहले एक वर्ड है क्वांटा, इसी को समझना है। क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है मूलभूत मान, मूलभूत इकाई, या इसी को बोल सकते हैं सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान, या बोल दो न्यूनतम मान। सबसे जो छोटा मान है, जो न्यूनतम मान, उसी को हम क्वांटा कहते हैं। इसका मतलब सर किसी भी निकाय के ऊपर जो कुल आवेश होगा वो छोटे छोटे मान का क्या होगा, पूर्ण गुणज, उसी की संख्या में मिलेगा अपने को। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये एक वस्तु है और यहाँ पे दूसरी वस्तु है। तो जब मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास में दो वस्तुएं हैं इनको आवेशित करना है तो आवेशन के लिए सबसे उत्तरदायी कारक क्या था, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है, प्रोटोनों का स्थानांतरण अपने को नहीं करना। प्रोटॉन कभी भी परमाणु से बाहर नहीं आ सकते स्वतंत्र रूप से, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा नाभिक के अंदर होते हैं, परबल नाभिक के बल से बंधे होते हैं। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर मैंने बेटा क्या देखा कि यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन चला गया। मतलब आवेश कैसे जा रहा है, ई के फॉर्म में जा रहा है। देखो 1e 2e 3e, इसका मतलब सर आवेश सतत रूप में स्थानांतरित नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन या आप बोल दो कि आवेश हमेशा सतत रूप में स्थानांतरित नहीं होता, यह हमेशा विविक्त रूप में या असतत रूप में 1e फिर जाएगा 2e, इसके बीच में आपको और कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, इसके अलावा बीच में हमें कोई मान नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर आवेश अगर अपन देखें यहाँ पे जो आवेश आ रहा है Q2, सर इसने ग्रहण किए हैं तो -3e। सर अगर हम इस पे आवेश की बात करें तो हमारे पास में क्या आ रहा है +3। मतलब सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते तो यहाँ था -2e, इसने 2 दिए होते तो +2e, इसने 100 ग्रहण किए होते तो प्लस हुई माइनस हुई, और इसने 100 त्यागे होते तो प्लस हुई। इसका मतलब साफ एक चीज समझ में आ रही है कि वह न्यूनतम मान कौन सा है जो स्थानांतरित हुआ है, वह हमारा 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। एक से छोटा कोई मान ही नहीं है जो स्थानांतरित हो रहा है। ई के अलावा कोई न्यूनतम मान है, इलेक्ट्रॉन को क्या टुकड़ों में थोड़ा ना भेज सकते हैं, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जाएगा 1, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब साफ ही समझ में आ रहा है कि आवेश का जो स्थानांतरण है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर वो विविक्त रूप में होता है, अर्थात सतत रूप में ना होकर असतत रूप में होता है। तो इसका मतलब सर अगर हम पूरे आवेश की बात करें तो किससे मिलके बना है, 1e 2e 3e। इसका मतलब सर 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का जो 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसके पूर्ण गुणज के, और पूर्ण गुण कितना, 3 2 1 कितना, अब आप खुद देख लो जितने इलेक्ट्रॉन आए उतना ही पूर्णांक गुणज। तो सबसे पहले क्वांटा का समझ में आ गया कि छोटा से छोटा मान उसको बोलते हैं क्वांटा, चाहे वो आवेश का हो, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे वो हमारी बॉडी का हो। अगर हम ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का क्वांटा क्या है, तो बेटा उसको हम बोलेंगे फोटोन, क्योंकि जो जितनी भी ऊर्जा होती है वो फोटोनों का ही कॉम्बिनेशन है, फोटोनों से मिलकर बनी होती है। अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं, हमारी बॉडी का क्वांटा क्या है तो हम बोलेंगे सेल कोशिका। ऐसे कहा जाएगा आवेश का क्वांटा क्या है, तो बेटा हम याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, आवेश का न्यूनतम मान। अभी खोज में और चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और आपके जो प्रोटॉन है वो और भी इससे भी छोटे मान से मिलकर बने हुए, जिसको अपन क्वार्क कहते हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद लिखा था, तो पहले अपना ध्यान रखना है क्वांटा का मतलब क्या होता है। यहाँ क्या बोलेंगे हम, आवेश का वितरण सतत रूप में ना होकर
ना होकर विविक्त रूप में होता है। विविक्त होने का बेटा असतत, असतत रूप में होता है। आवेश का वितरण सतत रूप में ना होकर विविक्त रूप में होता है। ठीक है, अर्थात ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी विलगित निकाय, विलगित का मतलब बेटा किसी और चीज का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कहीं आपसे एक निकाय लगा रखा, आपको दूसरा निकाय लाके जोड़ दिया तो आवेश बदलेगा। तो मैं बात करूं विलगित निकाय जो सबसे सेपरेट है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश, किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश, किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब ई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, का पूर्ण गुणज होता है, जहां ई की वैल्यू कितनी होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जहां ई आवेश का क्वांटा कहलाता है, आवेश का क्वांटा कहलाता है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, क्वांटा भी मैंने कहा था किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश से मिलकर बना होगा, 1 2 3 4, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका उतना गुना कर दो। इसका मतलब आवेश का सबसे न्यूनतम मान क्या हो गया, या आवेश का क्वांटा क्या हो गया, हम सीधा क्या बोलेंगे सर, ई 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ये आवेश का मूलभूत मान है, सबसे न्यूनतम मान है, सबसे छोटा मान है। और सदैव आवेश कैसे वितरित होगा आपका, हमेशा आवेश विविक्त रूप में होता है, ना कि सतत रूप में। विविक्त का मतलब टुकड़ों में 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब कुल आवेश हमारे पास में क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई। सर प्लस माइनस एन ई क्यों लिखा, कुल आवेश हमेशा प्लस का मतलब जिसने दिया होगा, माइनस का मतलब जिसने ग्रहण किया होगा। जहां पे ई तो आपको पता लग गया होगा जिसका आवेश का क्वांटा कहते हैं, और यहाँ एन क्या है, यहाँ बेटा एन पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 कितना है, या वो दो कि वो संख्या है जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है हमारा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। ठीक है, जहाँ पे एन है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आप बोल सकते हो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5। ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण। लेकिन अभी जो सर्च चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यह भी एक पदार्थ से मिलकर बने हैं जिसको बोला गया है क्वार्क, एक कण से मिलकर बने जिसको बोला जा रहा है क्वार्क। बेटा यूं कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो आप, तीनों कण है ना, एक ऐसा कण और है जिससे ही मिलके बने हैं, मतलब वो क्या है क्वार्क। इसका मतलब क्वार्क और भी छोटा पार्टिकल हो गया। और इसे क्वार्क की वैल्यू दी गई, क्वार्क दो टाइप के बोलेंगे, एक तो बोला गया अप क्वार्क, अप क्वार्क, और एक क्वार्क हो जाता है डाउन क्वार्क। दोनों की बेटा वैल्यू याद रखनी है, ये तो है प्लस माइनस 2e/3 और ये है प्लस माइनस e/3। अब आप खुद देख लो यहाँ पे, सर इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई होता है तो ये 2/3 है, मतलब ई से भी छोटा मान है। ये भी देखो आपका e/3 है। इसका मतलब सर यहाँ अभी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि क्वार्क क्या है। क्वार्क वह कण है जिससे मिलकर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बने हैं। अभी ऐसी रिसर्च चल रही है, जैसे रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी तो हम 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बजाय क्या पढ़ेंगे फिर क्वार्क की। आवेश का न्यूनतम मान क्या है क्वार्क, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है तो इसलिए अब तक हम सबसे न्यूनतम मान क्या मानते हुए हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश ही मान के चलेंगे जब तक कि ये थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती कि क्वार्क से मिलके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा गुणधर्म हो गया, इसमें ये न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, एन की वैल्यू पूछ सकता है, क्यू दे सकता है, ई पूछ सकता है। यहीं से एक क्वेश्चन आता है जिसे मैं बताता हूँ
कि 1 कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए। किसी भी वस्तु को 1 कूलम्ब से आवेशित करना है तो स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। चलो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलम्ब आवेश लाना है, या तो प्लस कूलम्ब आवेश होता है या फिर -1 कूलम्ब आवेश हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 कूलम्ब आवेश से आवेशित करने के लिए स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान लिखिए। स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वस्तु को 1 कूलम्ब आवेश से आवेशित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। अगर +1 कूलम्ब है तो इलेक्ट्रॉन देने होंगे, -1 कूलम्ब है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। तो अपने को क्या पता है, पेपर ने क्या देखा, Q = NE से, जहां क्या दिया बेटा, Q कितना दिया, 1 कूलम्ब। E का मान आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब से यहाँ पे कूलम्ब कैंसिल। n इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। इसको मैं आगे सोल्व क्या कर लेता हूँ, 10⁻19 हमारा ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1.6। इसको मैं लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 10⁸। 10 डिवाइडेड बाय 1.6 जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं 6.25। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.25। 10 के अंदर जब हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 6.25, और इनटू कितना है 10⁸। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमें करना होगा। ये वैल्यू याद रखिए बेटा। अगर किसी वस्तु को 1 कूलम्ब आवेश से आवेशित करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। चलो गुणधर्म थर्ड की तरफ करते हैं अपन। गुणधर्म थर्ड हमारा वो क्या है, ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर राइट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। चलो अपन चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर या गुणधर्म नंबर थर्ड की तरफ। तीसरा जो गुणधर्म मिला वो क्या है, आवेश संरक्षण का नियम या आवेश का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम, ये तीसरा नियम। बेटा आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। संरक्षित उसी को बोलते हैं जो कंजर्व रहे, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकते ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित, अभी मैंने विलगित कहा था आइसोलेटेड, जिसका बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, बल्कि से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अभी हमने किया था ना, एक वस्तु दूसरी वस्तु पे। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा
सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बेटा इसे हम क्या बोलेंगे? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, सर एक एग्जांपल देके बताओ कि आपने सही बात बोली है। चलो देखो बेटा, मैं क्या कर लेता हूँ, ये एक कोई वस्तु है, ये कोई दूसरी वस्तु है, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने अभी आवेश बोल दिया कि इस पे आवेश QA बराबर 0 है, इस पे भी आवेश QB बराबर 0 है। क्योंकि सामान्य अवस्था में प्रत्येक वस्तु क्या होती है बेटा? विद्युत उदासीन होती है। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मतलब कुल आवेश 0 होता है। इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, मैंने ऐसे कह दिया। अब जैसे ही दोनों वस्तुओं को परस्पर रगड़ लिया, या फिर मैंने कहा कि ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी स्थिति में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैंने भेज दिया, तो QA पे आवेश कितना आ गया सर? +E। और QB पे आवेश कितना आ गया सर? -E। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो यूनिट के शुरू में हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने क्या बताया था, जो वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसी के हिसाब से उस पर ऋणावेश आएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन आपकी त्यागती है उस पर क्या रहता है? धनावेश। इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1 इलेक्ट्रॉन, तो आवेश कितना आ गया? +E। इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 1 इलेक्ट्रॉन, तो आवेश कितना आ गया? -E। देखो बेटा, जब हमने दोनों वस्तुओं के आवेश नहीं किया था तो कुल आवेश कितना है? आपको जोड़ो यहाँ पे, कुल आवेश QA + QB बराबर कितना आ रहा है? 0। आवेशन से पहले निकाय का कुल आवेश, ये पूरा एक निकाय हो गया हमारा A और B का। विलगित निकाय है, तीसरी कोई वस्तु का इंटरफेयर नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे ही मैंने इन दोनों वस्तुओं को आवेशित किया, तब मैं क्या देख रहा हूँ? आवेशन के पश्चात निकाय का कुल आवेश है कितना है बेटा? यहाँ पे QA डैश इक्वल टू आ रहा है QA + QB प्लस का E माइनस का I इक्वल टू कितना हो गया? 0। सर इस बार भी आवेश 0 आ रहा है, पहले भी आवेश 0 आ रहा था। इसका मतलब आवेशन से पहले निकाय का कुल आवेश बराबर आवेशन के पश्चात निकाय का कुल आवेश 0 आ रहा है। इसका मतलब सर पहले भी आवेश 0 था निकाय का, और अभी भी आवेश कितना है? 0 ही है। इसका मतलब ना तो सर आपने इन दोनों वस्तुओं के ऊपर ना तो आवेश आपने उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया, बल्कि आपने सर आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया है। ना तो आपने बनाया है ना ही नष्ट किया है, बल्कि आवेश को ओनली स्थानांतरित किया है। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये उदाहरण लेके हम समझा सकते हैं। घर्षण का भी समझा सकते हो सर, जैसे हम रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पे चले जाएंगे, तो वो जितनी ऋणावेश होगी पहली वाली वस्तु उतनी ही धनावेश हो जाएगी। तो जब हमने उनको नहीं रगड़ा था तब निकाय का कुल आवेश 0 था। अब रगड़ने के पश्चात अगर हम दोनों वस्तुओं के ऊपर आवेश देखते हैं, उनका टोटल सम देखते हैं, टोटल योग देखते हैं, तो भी आवेश कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इसका मतलब सर ये बात सही है कि आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। चौथे गुणधर्म की तरफ चलते हैं बेटा हम। चौथा जो हमारा गुणधर्म है वो है आवेश की निश्चलता। चौथा गुणधर्म क्या है बेटा? आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता। देखो बेटा यहाँ पे आवेश की निश्चलता का मतलब क्या होता है? इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बन रहा है नीह प्लस चर। ता हमारा प्रत्यय है, उसको हम छोड़ देते हैं। नी हमेशा होता है नेगेटिव सेंस में, और चर का मतलब होता है बदलने वाला, वेरिएबल बोलते हैं। चर को क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल, बदलने वाला, परिवर्तित, या हमने बोल दिया परिवर्ती, जो बदले। लेकिन आगे नी लग गया, नी का मतलब जो नहीं बदले। इसका मतलब सर आवेश क्या नहीं बदलता? किस सेंस में नहीं बदलता? इसी को बोलते हैं आवेश की निश्चलता। अगर ओनली लिखा होता आवेश की चलता, इसका मतलब आवेश लगातार बदलता। तो हम यहाँ बात करें आवेश की निश्चलता। इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में नहीं बदलता? देखो हम देखते हैं यहाँ पे निश्चलता, ये समझ में आ गया कि आगे जो नहीं बदले उसको बोलते हैं निश्चलता। नी है प्लस चर, चर का मतलब वेरिएबल जो बदले। एक होता है अचर, अचर जितनी भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उसको बोलते हैं अपरिवर्ती। अपरिवर्ती जो नहीं बदले, मतलब कांस्टेंट चीजें, जितनी भी आपके कांस्टेबल नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट सॉरी, जितने भी आपके कांस्टेंट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 सब क्या होते हैं? अचर।
और चर वो पद होते हैं एक्स वाई जेड जिनके मान अलग अलग कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ बेटा क्या, आवेश की निश्चलता, मतलब किसी निकाय का, विलिखित निकाय का कुल आवेश, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, नियत होता है। किसी विलिखित निकाय, किसी विलिखित निकाय का कुल आवेश, किसी विलिखित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत होता है, हमेशा नियत होता है, हमेशा नियत होता है। सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी और किस सेंस में हो रही है, तो संरक्षण के नियम में था। दूसरी बात हमारे पास में क्या होता है, आवेश का मान, आवेश का मान, उसके वेग, उसके वेग तथा चयनित निर्देश तंत्र, तथा चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, तथा चयनित निर्देश तंत्र पर, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। बेटा ये है वो सेंस, किस सेंस में नहीं बदलता, ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि सर हमारे पास में एक आवेश है, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो मैंने कह दिया आवेश है वो है q बराबर 1 कूलम। अब सर इस आवेश को आपने v वेग से गतिमान करवाया, तो ये q डैश कितना हो जाएगा बेटा, q डैश अभी भी कितना रहेगा, 1 कूलम ही रहेगा। इसका मतलब आवेश अपने वेग पर निर्भर नहीं करता, पहले भी आवेश का मान जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, चाहे इसको कितने ही वेग से आप गति करवाओ। दूसरा सर चयनित निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र वह तंत्र होता है जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण का अध्ययन करते हैं। तो मैंने कह दिया कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक आवेश पड़ा है, अब इस कमरे के मैं बाहर ले गया और उस आवेश की स्थिति है किसी दीवार के सापेक्ष, पर बाहर और दीवार है उसके सापेक्ष मैंने बताया और उसको गति करवाया। तो आप कोई सब निर्देश तंत्र ले लो, ऐसा नहीं कि सर कमरा था तो आवेश का मान 1 कूलम था, अब सर उस आवेश को आप किसी गोले में लगे तो इस आवेश का मान बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी निर्देश तंत्र ले लो जिसके सापेक्ष आप उस आवेश का अध्ययन करना चाहते हो, कोई सा भी निर्देश तंत्र हम ले सकते हैं, आवेश का मान नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो आवेश का मान उसके वेग पे भी निर्भर नहीं करता, और जो चयनित निर्देश तंत्र, जिस निर्देश तंत्र को हमने चयन किया है, जिन निर्देश तंत्र को हमने लिया है, उस पर भी उस आवेश का मान निर्भर नहीं करता। दूसरी बात सर, तो फिर अगर द्रव्यमान की बात करें, क्योंकि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध होता है, अगर द्रव्यमान है तभी हम उस वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसका मतलब सर हमारे पास में एक m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको अगर हम v वेग से गति करवाते हैं और इस पर आवेश q है, आपने बोल दिया कि सर हमारे पास एक चालक गोला ले लिया और इस पे कुछ q आवेश दे रखा है, इसका द्रव्यमान अभी जो विराम द्रव्यमान है, स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान है वो m नॉट है। जैसे ही सर आपने इसको v वेग से गति करवाया तो द्रव्यमान और आवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बेटा ध्यान रखना, द्रव्यमान हमेशा वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान हमेशा वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, जबकि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जबकि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बेटा ये लाइन अपने को याद रखनी है, द्रव्यमान हमेशा वेग पर निर्भर करता है, जबकि आवेश द्रव्यमान पर, सॉरी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब आवेश का मान तो वेग के अनुसार नहीं बदलेगा, द्रव्यमान का मान जरूर वेग के अनुसार बदलेगा, और वेग कैसे बदलेगा वो अपने को फॉर्मूला याद रखना है, आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के आपेक्षिकता का सिद्धांत, आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता सिद्धांत कुछ बोल सकते हो आप, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से, सापेक्षिकता के सिद्धांत से, आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर विराम द्रव्यमान m नॉट है और यदि उसे हम v वेग से गति करवाएं तो वह किस प्रकार बदलेगा, इस फॉर्मूले के अनुसार बदलेगा, जहां m नॉट क्या है, विराम द्रव्यमान, विराम का मतलब जैसे ये मार्कर है, मैंने कह दिया कि इस मार्कर का द्रव्यमान 20 ग्राम है, अभी ये विराम अवस्था में है, लेकिन जैसे मैंने इसको गति करवाया तो इसका द्रव्यमान किस प्रकार बदलेगा, तो यहाँ पे जो v है वो है वस्तु का वेग, वह क्या है बेटा, वस्तु का वेग,
और सी यहाँ पे क्या है, ये है प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग। तो ये तो फिक्स हो गया सी। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको देख लो बेटा, v का मान बढ़ाते बढ़ाते c के बराबर कर दो। इस मार्कर को इतना तेज फेंको कि ये प्रकाश के वेग से गति करे। तो v² / c², तो v भी c बन गया, c² / c² कितना हो गया 1, 1 - 1 0, m नॉट के अंदर 0 से आप डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। इसका मतलब द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार। इसका मतलब द्रव्यमान हमेशा वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है यहाँ तक। अब जो अन्य गुणधर्म है वो हम अन्य गुणधर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 तो हमारे मेजर गुणधर्म है। पांचवा जो गुणधर्म है वो मैं बताता हूँ। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, ये पांचवा गुणधर्म। ठीक है। छठा गुणधर्म क्या होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धनावेश और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, ऋणावेश। एक हो गया धनावेश और दूसरा क्या हो गया, ऋणावेश। ठीक है। गुणधर्म नंबर 7 हम क्या लेते हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विजातीय आवेश, विजातीय होना विपरीत प्रकृति की, सजातीय होना एक जैसे प्रकृति है। तथा विजातीय आवेश, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। सजातीय आवेश एक ही समान प्रकृति है, प्लस प्लस माइनस माइनस, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विजातीय आवेश प्लस माइनस या माइनस प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। ठीक है, हम लेके चलते हैं गुणधर्म नंबर 7, गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म नंबर 7 क्या है हमारे पास में, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हो गया गुणधर्म नंबर 7। फिर हम बात करते हैं एक समान चाल से गतिमान आवेश, एक समान चाल से गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, के कारण दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश एक समान चाल से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अगर सर एक समान चाल से गतिमान नहीं हो तो क्या हो, उसको बोलते हैं परिवर्ती गति या त्वरित गति। पॉइंट नंबर 9, त्वरित आवेश के कारण, त्वरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, त्वरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र तथा एक विक्षोभ और उत्पन्न होने वाला है। त्वरित आवेश, त्वरित का मतलब है असमान गति, असमान चाल से चले, वेग लगातार बदले। यहाँ तो है एक समान चाल से गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय दोनों उत्पन्न होंगे। अगर स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर हमारे पास में आवेश है त्वरित गति करता है, न सर असमान चाल से गति करता है, तो क्या होने वाला है, त्वरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे
चुंबकीय विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण में हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, विकिरण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ये आपको तो 9 मेन पॉइंट याद रखने, जिनमें से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तो माइनर जो पॉइंट है वो तो याद रखनी है हमें कि स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चार्ज से गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय दोनों उत्पन्न होते हैं। अगर आवेश गतिशील अवस्था में त्वरित वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ साथ एक तीसरा जो है वो हमें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, कि किसी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा डिटेल से क्या पढ़ा, आवेश के गुणधर्म कितने हैं, मेन आपके मेजर 4 गुणधर्म तो है, उसके अलावा जितने और बाकी गुणधर्म वो भी हमें याद रखने हैं।